नमस्कार, मैं हूँ ऋचा सक्सेना और आज की IMT न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम पैनल डिस्कशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, इलेक्शंस एंड यूथ। भारत को प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है। भारत के लोकसभा चुनाव, जो कि हमारे लोकतांत्रिक भावनाओं को दर्शाते हैं, एक उत्सव की तरह मनाए जाते हैं। तो आइए इस उत्सव में हम सभी शामिल हो जाते हैं। इस बार हमारे देश के 96 करोड़ मतदाता 17वें लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालेंगे, जो कि कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। और इसमें से 40 करोड़ युवा वोटर्स हैं, जैसे मैं, आप और हम। टुडे वी हैव आदित्य चौधरी and Gati Agrawal with us. So Aditya and Gati, as first time voters, are you excited to vote? जी बिल्कुल, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले इलेक्शंस को लेकर। मेरे भी एज अ यूथ मेरे भी बहुत सारे आकांक्षाएं हैं गवर्नमेंट को लेकर कि आने वाली गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फुलफिल करना चाहिए उन्हें नीड, वो सब को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। Okay. What about you, Gati? I'm also very excited. Being myself a first-time voter, I take inspiration from Shri Shyam Sharan Negi, who was the first-time voter and voted in the elections in 1951. So I'm looking forward to the manifesto of the parties as well. So I'm quite excited and eager to know more about it. So as youth, क्या आपको लगता है कि युवा जो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि तोड़फोड़ और स्ट्राइक्स? मेरा मानना है कि ऐसा तोड़फोड़ ज़रूरी नहीं है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। उसके कई अलग अलग मीडियम हो सकते हैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने, जिससे हम पहुंचा सके। जैसे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, लीगल डेमोक्रेटिक वे हो सकता है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये ज़रूरी या कहीं लिखा नहीं है कि स्ट्रीट पावर हमें दिखाना ही पड़ेगा कि हम सरकार तक अपनी वॉइस पहुंचा सके। भले ही सरकार तक आवाज़ जाने में देरी हो सकती है, ठीक है, हर्डल्स आ सकते हैं, बट ये टेंशन पाने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि आखिरकार देश हमारा है। हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उस वे में मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। And in order to get ourselves heard, we should adopt some rightful measures and apart from destroying the public property and creating riots and creating problem in our country, we should always look forward to a good option, good alternative to get ourselves heard and raise our voices. Do you think social media plays an important role in youths and can it influence elections? So Gati, tell us about your opinion. I do feel like social media will play a huge role in impacting the decision making of an individual, as we all remain on social media 24/7. So if the parties and the parties that are taking part in the elections will use social media to promote their beliefs and their manifestos, then it will directly influence the audience and the belief system of the people. आप बताइए आदित्य। मैं भी इनकी तरह ही बिलीव करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने ऑडियंस यानी वोटर बेस तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ अगर वो करते हैं, सो बेहतर तरीके से वो ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं और अपनी बात ऑडियंस तक रह सकते हैं। सेम सोशल मीडिया के पावर के थ्रू मतलब जो वोटर्स है वो अपनी बात सरकार तक डेमोक्रेटिक वे में पहुँचा सकती है। आप दोनों से एक और सवाल, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो में कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए? हर इलेक्शन तो हर बारी आते हैं, बट मोस्टली जो अभी तक के हमने जितना भी देखा है, वो सारी पार्टीज जो हैं सब प्रोमिसेस करती हैं, बट दे डोंट फुलफिल इट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दे एक्चुअली विल डू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर एक्शंस, नॉट देयर वर्ड्स. I want the parties to focus on the growth of our country through GDP, through working on the infrastructure, on healthcare, on the education policies. These are some of the things that will help in the improvement of our nation in the long run. Okay. What about you, Aditya? मेरा भी इनकी तरह ही मानना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और सोशल वेलफेयर स्कीम्स हुई, उनकी तरफ गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जो कि लॉन्ग टाइम में हमारी कंट्री को अफेक्ट करती है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में प्रधानमंत्री के रूप में जो भी काम किया है, आपकी उसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल, मेरी राय है कि मोदी जी के 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत ही बेमिसाल रहे हैं। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिया है जो कि पुरानी सरकारें ले नहीं पाती थी या लेना नहीं चाहती थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, राम मंदिर के ऊपर उनका स्टैंड हुआ। सो ये
मतलब कुछ कुछ उन्होंने मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो प्रॉमिस किया था वो डायरेक्ट फुलफिल किया है। तो मेरा मानना है कि जितने भी उन्होंने मतलब मैनिफेस्टो में लिखे थे पूरे नहीं हुए मतलब सारे प्रॉमिसेस, बट कुछ हद तक फुलफिल कर दिया उन्होंने नीड्स को। Okay. Would you like to add something, Gati? I feel like PM Narendra Modi is a man of his words, who has always completed his promises. In the last 10 years, we have already seen the growth in our GDP and in the infrastructure of our country. So I feel like there are supporters and haters for obviously everybody. So it is about the perspective also. But apart from that, if we look at the work that he has done for our country, it is commendable. तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि युवाओं को इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है, इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? जी, मेरा मानना है कि युवाओं को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस प्रोसेस में, क्योंकि अगर वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में होंगी तो उनकी जो आवाज़ है, यूथ के एस्पिरेशंस है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है, जिसके थ्रू कई अनेक युवाओं को फ़ायदा हो सकता है। ओके। आई फील लाइक अगर हमारी जो यूथ है हमारा ही फ्यूचर ही है, सो अगर वो अभी इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो लीडर है वो खुद चुनेंगे, तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल टूवर्ड्स इट, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यूथ हैव अ decision making power and have a critical thinking regarding the election and what is going around them. आदित्य, क्या आपको लगता है कि संसद में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की और भागीदारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि संसद में या कोई भी अदर लेजिस्लेटिव बॉडी में युवाओं की पार्टिसिपेशन आगे मतलब बढ़ चढ़ कर होनी चाहिए, क्योंकि इससे वो अपनी जो एस्पिरेशंस है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा राघव चड्ढा जी का, अन्नामलाई जी का या तेजस्वी सूर्या जी का। ऐसे कई सारे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो बेहतर मतलब यूथ होकर मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश को लेकर। So Aditya and Gati, what are your thoughts about new education policy? The new education policy was drafted by Kasturi Rangan committee, which was headed by the former ISRO chief named Dr. Kasturi Rangan. This policy is very helpful for the people, for the children especially, as we have for a very long time we have followed the rectification kind of a method to learn about the topics. Through this new education policy, now we'll be able to learn more through a practical approach. Okay, what are your thoughts on it? लाइक हमारी पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में बनी थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। सो मेरा मानना था कि मतलब ये नई इंडिया की एक नीड थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पुराने स्ट्रक्चर 10+2 को ब्रेक करती है और फर्दर उसमें लाइक 5+3+3+4। तो इससे क्या होता है, एक बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है एक बच्चे को आप अच्छे से नर्चर कर पाते हो। ठीक है, और एग्ज़ाम्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है, लाइक ओपन बुक एग्जामिनेशंस एंड ऑल। और इससे क्या होता है, ज़्यादातर वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस हुआ है स्टेम सब्जेक्ट्स के अलावा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लाइक स्टेम सब्जेक्ट्स के हर कोई बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनना नहीं चाहता है, ना ही मतलब हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं चाहता है। सो वो अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आइए इस लोकतंत्र के महाउत्सव में हम सब मिलके भाग लें और अपने देश की दिशा तय करें। और फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।